Jai Hind and welcome back, future officers. I hope you all are in a very great health and very eager to study this new chapter, that is the Council of Ministers. अब आप पीएम बन चुके हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को तो आपको अल्टीमेटली लीड करना है. So without wasting any further time, let's deep dive into this chapter, that is the Council of Ministers. As usual, we have divided the chapter into multiple parts. The first part will always talks about the introduction. So here it is, the Council of Ministers, which is the real executive. रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. काफी टेंस्ड सिचुएशन लग रहा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा होगा. देखते हैं क्या डिस्कशन आता है इनका. इन इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज मॉडल ऑन द ब्रिटिश पैटर्न पे हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है मॉडल बेस्ड है. रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसको हेड कौन करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर करते हैं. जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बीच में बैठ के इस पूरे मीटिंग को हेड कर रहे हैं. While the president is the head of the state, president आपके स्टेट के हेड होते हैं. The council is the true center of power in our political and administrative system. क्या कहना चाह रहा है? प्रेसिडेंट आपके स्टेट के हेड तो होते हैं. स्टेट आपको आर्टिकल याद ही होगा किसमें पूरी डेफिनेशन दी गई है. और दिस काउंसिल इज ट्रू सेंटर ऑफ पावर इन आवर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ठीक है, यही बात करना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट काउंसिल जो होता है वो ट्रू सेंटर रखता है पावर का अपने अंदर. The Constitution doesn't detail all the principles of the parliamentary system, but primarily use two articles to define the Council of Ministers. Constitution जो होता है ना, वो प्रिंसिपल्स अच्छे से तो नहीं बता रखा पार्लियामेंट्री सिस्टम का बिल्कुल डिटेल में, बट दो आर्टिकल यूज करता है जो कि प्रॉपरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है. आर्टिकल 74 बात करता है स्टेटस होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, एंड आर्टिकल 75 बात करता है अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर डिटेल्स जो कि हर मिनिस्टर्स के रिलेटेड होगी. 74 क्या बात करता है, आपका स्टेटस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 75 बात करता है आपका अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदर डिटेल्स ऑफ द मिनिस्टर. की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं कि 74 एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. आर्टिकल 74 में क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करेंगे. प्रेसिडेंट देखो हैप्पीली यहाँ पे बैठी हुई है और ये सब सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इनको बस एडवाइस चाहिए. तो ये बैठी हुई है कि हाँ आप सब कर लो, फिर एडवाइस दे देना. तो द आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये आर्टिकल 74 क्या कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे. ये किसको एडवाइस करेंगे? प्राइम प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे. अमेंडमेंट 42nd और 44th के बाद क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट को इन्हीं एडवाइस के साथ काम करना पड़ता है. मतलब ये एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग है, इनको ये फॉलो करना ही पड़ेगा. ये पूरी काउंसिल, इतने सारे लोग जितने सीरियस डिस्कशन करके जो भी बात जिसके भी निष्कर्ष पे आएंगे वो बताएंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. पावर टू रिकंसिडर. प्रेसिडेंट बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि दोबारा एक बार अपने एडवाइस को रिकंसिडर करो. हाउएवर अगर वो दोबारा आते हैं, जैसे मान लो प्रेसिडेंट को सारे लोग डिस्कस किए और बोले कि अभी तो दिन है, तो इनको बोला गया कि देखिए मैम अभी दिन है. ये बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो दोपहर लग रहा, तुम एक बार फिर से डिस्कस करो. फिर से डिस्कस किया, फिर से वही पता चला कि दिन है, फिर बाद इनको बोला गया कि दिन ही है. तो ये कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है, फिर दिन ही होगा, दोपहर नहीं, मेरी गलती होगी. तो ऐसा ही है. मतलब बेसिकली बहुत ही बेकार सा एग्जाम्पल था, बट लिटरली इसका मतलब यही है कि हाँ आप प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा से कंसीडर करके सेम ही डिसीजन पे आती है, तो प्रेसिडेंट को उसी के साथ आगे चलना पड़ता है. Confidentiality. The advice given by the prime ministers to the president cannot be inquired into any court. This ensures a confidential relationship between the president and the minister. मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए जो भी आपको सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, किसको? प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायरी के लिए नहीं जाएगा. आर्टिकल 75 क्या बात करता है? अदर प्रोविजंस मिनिस्टर्स के. देयर इज अ क्रूशियल आर्टिकल दैट लॉन्च द ऑपरेशनल ड्यूटीज ऑफ दिस मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री के ऑपरेशनल डिटेल्स को कौन बताता है? आर्टिकल 75. अपॉइंटमेंट की बात करते हैं. अपॉइंटमेंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसा देख रहे हैं आप, एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर पहले तो सारी मिनिस्ट्री एलोकेट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट जाता है प्रेसिडेंट के पास, जिसको वो ऑफिशियली आगे पास करते हुए प्रेसिडेंट सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती हैं, बट किसके रिकमेंडेशन पे? प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे. काउंसिल का साइज क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत 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 बार पेपर में आया है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि टोटल नंबर जो होंगे मिनिस्टर्स के ना, पीएम को लेके वो 15% स्ट्रेंथ नहीं सरपास करनी चाहिए. मतलब जितनी भी आपकी स्ट्रेंथ होगी, उसके जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उसके सिर्फ 15% ही ऐसे होंगे ना
कि जो आपके मिनिस्टर्स से ऊपर, मतलब एक मिनिस्ट्री आप जितने भी लोगों को एलोकेट करोगे वो सिर्फ 15% मेंबर्स को ही एलोकेट कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। तो काउंसिल का जो मेजर स्ट्रेंथ है, जो काउंसिल की साइज है, वो सिर्फ और सिर्फ 15% को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और ये किस में ऐड किया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ये एक सिंगल पैराग्राफ ना आपको 2 मार्क्स दिला सकता है, ऐसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि कितने परसेंट, 15% एक्सीड नहीं होना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट से? तो 91st अमेंडमेंट एक्ट। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिफेक्शन के तौर पे उसको, उसके ऊपर केस चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये भी किस में बताया गया? 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। एक मिनिस्टर का टेन्योर की बात कर रही है, तो मिनिस्टर जो होता है ना, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई सिंगल पर्सन के पास पूरी पावर नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, कोई भी डिसीजन लेते हो तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी। प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं, वही ऑफिस एंड सीक्रेसी टू एवरी मिनिस्टर, जो हमने प्राइम मिनिस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। और आपको चाहता हूं मैं कि प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पहले पढ़ के आओ, उसके बाद ये और अच्छे से समझ में आएगा। मेंबरशिप की बात करते हैं, तो एक मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स सेल सीज टू बी अ मिनिस्टर। मतलब 6 महीने तक किसी भी मिनिस्टर को बनाया, किसी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, भले वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर ना हो, बट उसको हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। नाउ आर्टिकल 77 जो बात करता है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में, तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के। बट उसको डिसाइड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? पीएम करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट मेक्स रूल फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ सेट बिजनेस अमंग मिनिस्टर। वही सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ना कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ बता दिया तो उसके अकॉर्डिंग एलोकेट वगैरह करना सबका काम प्रेसिडेंट का ही है। आर्टिकल 88 जो कि बात करता है आपका राइट टू मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स के क्या राइट होते हैं? एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, द लोकसभा और द राज्यसभा। हर मिनिस्ट्री के पास ये पावर है राइट टू स्पीक की, और प्रोसीडिंग्स किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है। वो जरूरी नहीं है कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं। एनी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर विच दे आर मेंबर, और किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके वो मेंबर है उसके प्रोसीडिंग्स में वो बैठ सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा किसी के भी प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं। However, a minister can only vote in the house of which they are a member। मतलब अगर कोई लोकसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में जाके बैठ तो सकता है, बट यहाँ पे वोटिंग का राइट नहीं है उसको, वो सिर्फ सुन सकता है। वोट कहाँ कर सकता है? जहाँ के लिए उसको चुना गया है, जो कि लोकसभा है, या फिर इसी केस में जैसे राज्यसभा है, ठीक है। पार्ट 3 दैट टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ एडवाइस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। नेचर ऑफ एडवाइस की बात करें तो एडवाइस जो टेंडर की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो एक सजेशन नहीं होता है, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट्स में बताया भी है। क्या समझे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देती है इतने सीरियस डिस्कशन करने के बाद, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, वो टाइम पास नहीं कर रहे होते मिनिस्टर, जो बोला है वो करना है। और ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स में भी बोला गया है, जैसे कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट देयर एड एंड एडवाइस। डिसोल्यूशन अगर हो गया है लोकसभा का, तब भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो छोड़ते नहीं ऑफिस, और उनकी एडवाइस के बाद ही आपको प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना होगा। प्रेसिडेंट अपने दम पे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 1974 के जजमेंट में बोला जाता है, कोर्ट फर्दर ऐड करती है कि whenever the constitution requires the satisfaction of the president, it is not his personal satisfaction but the satisfaction of the council of ministers। मतलब आपने सुना होगा बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे बोला जाता है कि प्रेसिडेंट अपने सेटिस्फेक्शन पे ये डिसीजन ले सकती है, बट वो सेटिस्फेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और ये कौन से जजमेंट में आया था? 1974 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बताया गया था। तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं ना, जो अगर आप याद करें किसी राइटिंग सेक्शन में लिखोगे तो आपको बहुत ही प्लस पॉइंट्स देंगे ये। अब अपॉइंटमेंट मिनिस्टर की बात करते हैं, मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, and then appoints other minister based on the prime minister's recommendation।
आपको पता चल चुका है कि आपकी पार्टी जीत गई है, ठीक है, तो आपकी पार्टी ने आपको बता भी दिया होगा कि आप पीएम बनने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सारे मिनिस्टर्स एलोकेट करके लिस्ट तैयार रखोगे। वो आप दोगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट पहले आपका ओथ करवाएंगे, उसके बाद उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो बाकी जितने भी मेंबर हैं सबके वो ओथ सेरेमनी करवाएंगे। कौन? प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट दोज पर्सन मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं को मिनिस्टर एलोकेट कर सकती है जिसको प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे। ये देखिए प्रेसिडेंट जी हमारे सबको एलोकेट कर रही हैं, बस यही इमेज है, नॉट रियल इमेज की इसी तरीके से एलोकेट होता है, बस इस तरीके से बताया गया है कि प्रेसिडेंट एलोकेट कर रही हैं, बट रिकमेंडेशन किसके? प्राइम मिनिस्टर के। While ministers are usually members of either of the Lok Sabha or Rajya Sabha, a person who is not MP can also be appointed as minister। यही मैंने आपको बताया कि कोई अगर किसी मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, स्टिल आप उसको कोई भी मिनिस्ट्री अलोकेट कर सकते हो, बट उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी का पार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मिनिस्ट्री की चेयर छोड़नी पड़ेगी। ओथ और सैलरी की बात करते हैं मिनिस्टर्स की। ओथ क्या है? द मिनिस्टर्स swears to bear true faith and allegiance to the constitution, to uphold sovereignty integrity of India, वही जो हमने पहले भी पढ़ा है। और ओथ ऑफ सिक्रेसी की बात करते हैं कि सब चीजों को सीक्रेट रखेंगे, ये मैंने प्राइम मिनिस्टर के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में बताया, तो इसको दोबारा से सेम चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम पास चीजें होंगी वो। और इंटरेस्टिंग केस की बात करते हैं, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक होता है। 1990 में oath taken by Devilal as deputy prime minister was challenged as unconstitutional since the constitution only mentions the prime minister and ministers। क्या कहने की बात कर रहा है कि 1990 में जो ओथ लिया गया था देवीलाल के द्वारा, एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे लिया गया था, जबकि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है और मिनिस्टर्स की बात की गई है। आर्टिकल 74 आप बताएं कमेंट में क्या बोलता है। और ऐसे में रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो प्लीज उसको नोट डाउन किया करो और उसको कमेंट किया करो, क्योंकि उससे एंगेजिंग आपकी ही इंप्रूव होगी और आपको वो चीजें याद करने में रिटेंशन पावर आपकी बढ़ेगी। तो इस पे काम किया करो प्लीज। द सुप्रीम कोर्ट upheld द ओथ as valid। It stated that describing a person deputy prime minister is descriptive only and does not grant them any of the prime minister's power। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ओथ तो वैलिड है, क्योंकि आप ना किसी पर्सन को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर की। तो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव बोलने के लिए आप किसी को बना सकते हो, बट वैसे कुछ पावर उसके पास नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पता है कि पीएम की भी सैलरी कोई पीएम वाली सैलरी नहीं होती, बस उसको अलाउंस वगैरह एक्स्ट्रा मिलते हैं, बट उसकी जो सैलरी होती है वो इक्विवेलेंट होती है किसके? आपके मिनिस्टर्स के। और मिनिस्टर्स की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब मिनिस्टर गेट्स द सैलरी अलाउंस दैट प्लेएबल एट टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जितना मिलता है उतना ही एडिशनली उनको कुछ अलाउंस मिलती है, जैसे कि उनको रैंक, फी, रिकमेंडेशन और ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, ये उनको प्रॉपर मिलती है जिस भी मिनिस्ट्री में जाते हैं उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे कितना उनको मिलना चाहिए, क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग। पार्ट 5 की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की क्या होती है। अब जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो काफी होंगी। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम। इट ऑपरेट्स ऑन 3 लेवल, 3 लेवल पे काम करता है। पहला, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दिस इज द बेडरॉक ऑफ द कैबिनेट फंक्शनिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल 75 क्लियरली बोलता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऊपर बताया था कि सिंगल पार्टी, सिंगल पर्सन नहीं, पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। किसको? लोकसभा को। दिस मीन्स ऑल मिनिस्टर शेयर्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्शंस। जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है कलेक्टिवली, नॉट अ सिंगल पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा फॉर ऑल देयर एक्शंस। ओके। स्विम और सिंक टुगेदर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कि आप यूज करना प्लीज, कि स्विम और सिंक टुगेदर। दे फंक्शन एज अ टीम। अगर वो डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे, अगर तैर रहे हैं तो सब साथ में तैरेंगे। इफ द लोकसभा पासेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल, ऑल मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। दोज हु आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा को कोई मेंबर है उसको भी अगर कुछ मिनिस्ट्री एलोकेट की गई है, तो अगर मान लो लोकसभा में कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन पास हुआ और वो लूज कर जाते हैं, तो उससे तो सारी काउंसिल मिनिस्टर को लोकसभा की तो जाएगी, बट राज्यसभा का जो बंदा होगा, जो मेंबर है, जो आपका मिनिस्टर बना हुआ है, जिसको एलोकेट की गई है मिनिस्ट्री, वो भी अपना पोजीशन छोड़ देगा। बाइंडिंग डिसीजन, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो मींस दैट कैबिनेट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर्स। मतलब कैबिनेट जो डिसीजन लेता है, ऐसा नहीं है कि आपने कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया, कुछ मिनिस्टर्स इसकी बात मान रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में। आपको कॉमन थिंकिंग रखनी पड़ेगी, कॉमन आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी अगर पार्टी को चलाना है तो इसीलिए बोला गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगी
वो सारे के सारे मिनिस्टर के ऊपर बाइंडिंग होगा, इवन इफ दे डिसएग्री विद द डिसीजन ड्यूरिंग द मीटिंग। अगर मीटिंग, क्योंकि मीटिंग का जो कॉमन आउटकम आएगा ना वो सबका एग्री होना ही आएगा। तो अगर आप डिसएग्री भी कर रहे हो तो आपको वहां पे एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हो आप पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ऐसा नहीं है कि किसी एक का अच्छा होना है किसी का खराब होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एवरी मिनिस्टर हैज अ ड्यूटी टू स्टैंड बाय एंड डिफेंड दिस डिसीजंस। हर मिनिस्टर्स की एक ड्यूटी है कि वो जो भी डिसीजन लिया गया उनकी टीम के द्वारा उसको वो स्टैंड बाय करेंगे और डिफेंड करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही उस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया बट बाहर जाके आप उसकी नेगेटिविटी कर रहे हो। आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, आप पार्टी के मेंबर हो, आपको पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा। इफ अ मिनिस्टर इज नॉट प्रिपेयर टू डू सो दे मस्ट रिजाइन। अगर आपको थिंकिंग मैच नहीं होती है, आपको कहीं भी लगता है, तो आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है, आप रिजाइन करके जा सकते हो। बी आर अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था ओवर द हिंदू कोड बिल 1953 में, और आरिफ मोहम्मद खान ने रिजाइन किया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 में, जब इन अपने ही पार्टी के खिलाफ थे, इनकी बातें पसंद नहीं आए थे, उनके डिसीजन पसंद नहीं आए थे, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 75 ऑल्सो एस्टेब्लिशेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी बताता है कोई भी मिनिस्टर ऑफिस होल्ड कर रहा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब समझ ही रहे हो, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो इन प्रैक्टिस दिस मींस द प्रेसिडेंट कैन रिमूव मिनिस्टर एट एनी टाइम बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। याद रखना, कोई भी मिनिस्टर हट सकता है बट प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, बट किसके रिकमेंडेशन पे? पीएम के रिकमेंडेशन पे। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज डिससेटिस्फाइड विद द मिनिस्टर परफॉर्मेंस दे कैन आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन। मिनिस्टर को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कर दो। अगर वो नहीं करता है, अपने जिद पे आ जाता है, तो प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि सर इसको हटाइए, इसका हो गया बहुत ज्यादा। तो प्रेसिडेंट उसको हटा देते हैं। नो लोग लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड ब्रिटिश सिस्टम। मतलब इन ब्रिटेन हर ऑर्डर जो भी किंग का होगा पब्लिक एक्ट में, उसको काउंटर साइन किया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा। ही इज लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इस पॉपुलर सेइंग इज द किंग कैन डू नो रॉन्ग। मतलब मिनिस्टर वहां पे काउंटर साइन कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके मिनिस्टर्स जो हैं। बट इंडिया में क्या है, देयर इज नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई मिनिस्टर आता है तो वो किसी मिनिस्टर के काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। फर्दर मोड्स कोर्ट आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस दैट मिनिस्टर रेंडर टू द प्रेसिडेंट। मतलब अब देखो, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके पूरा डिसीजन लेती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो प्रेसिडेंट को एक्चुअली उसको क्या करना होता है? अप्रूव करना होता है। अब वो अप्रूव करके देंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर क्वेश्चन कैसे करेगी जब आपने खुद ही अप्रूव करके भेजा है? तो इंडिया का सिस्टम ये है। दूसरा क्या है कि अब प्रेसिडेंट ने आपसे एडवाइस लिया या फिर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे रहे हो, तो आप एक एडवाइस दे रहे हो, बाइंडिंग है वो ठीक है, बट आप ना सिर्फ इस एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट आपको जजमेंट नहीं दे सकता है। वो लॉ पास होने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, या फिर आप कोर्ट जाते हो वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट आएगा। बट सिर्फ एक डिसीजन देने के तौर पे उसमें नहीं आएगा। पार्ट 6, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। The Council of Ministers is made up of different categories of ministers who vary in rank, salary and political importance. At the very top stands the Prime Minister। वही यहाँ पे बात कर रहा है, रैंकिंग सिस्टम है इसमें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसको हेड करते हैं, जिसके टॉप पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके नीचे रैंकिंग वाइज अदर मिनिस्ट्रीज होती हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। दे आर द हेड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन कौन सी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है? जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। दे आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, अटेंड्स इट्स मीटिंग एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिसी डिसीजन में। आपने सब देखा होगा, इन सबके चेहरे देखे होंगे, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? दिस इज द नेक्स्ट रैंक। सबसे ऊपर क्या है? प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दे कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और कैन बी अटैच्ड टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे पहले तो पीएम है रैंक में, उसके बाद है आपका कैबिनेट मिनिस्टर, फिर है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको एमओएस। ये नेक्स्ट रैंक होता है। इसका काम क्या होता है कि या तो इनको एक मिनिस्ट्री की या डिपार्टमेंट की इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाएगा कि आप ही संभालो पूरा, या फिर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इनको एक अटैच करके भेजा जाएगा कि कैबिनेट मिनिस्टर ऊपर होंगे, उसके नीचे ये भी होंगे, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे है दोज विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एक्सरसाइज द सेम पावर एज द कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब किसी को अगर मान लो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज की बात की गई थी, वो दिया गया है, तो वो सेम काम वही करेंगे जो एक कैबिनेट मिनिस्टर करता है अपने डिपार्टमेंट के लिए। बट इसकी वजह से वो कैबिनेट के एक मेंबर नहीं कहलाएंगे, इसकी वजह से वो
मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते हैं कैबिनेट की, ठीक है, जब जब तक वो स्पेशली इनवाइटेड ना हो। अब मान लो स्पेशली इनवाइट ही किया गया तब तो जाना पड़ेगा, बट इन जनरल अगर आप मान लो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो और आपको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है किसी मिनिस्ट्री किसी डिपार्टमेंट का, बट आप एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं कहलाओगे, इसलिए आप इन जनरल उनकी मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते हो। अब दोज अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्क अंडर देयर सुपरविजन एंड असिस्ट देम। अब डिप्यूटी मिनिस्टर्स उसके आगे की रैंक होती है। इसमें क्या है, दे आर नॉट गिवन एनी इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज, उनको कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। दे आर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स or minister of state and assist them with their administrative, political and parliamentary duty। assist करने के काम आते हैं। they are not members of the cabinet और उसकी मीटिंग को अटेंड भी नहीं करते क्योंकि डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। अब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है। दिस इज द लास्ट कैटेगरी जो मिनिस्टर्स को दी जाती है। They have no department and are attached to senior ministers to help them with parliamentary duties। This post has rarely been used since 1967 के बाद ये rarely यूज किया गया है। और ये लास्ट कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ इनको अटैच किया जाता है जो उनके साथ पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं और वर्सेस में कैबिनेट की बात करते हैं। द टर्म आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर वेरी डिफरेंट। एक तरीके से दोनों को साथ में यूज कर लिया जाता है बट दोनों होते बहुत डिफरेंट है। जो कैबिनेट होता है बहुत छोटा होता है और इनर कोर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मेंबर्स, ठीक है, बट आपका जो कैबिनेट होता है वो 15 से 20 मेंबर होते हैं और ये पार्ट होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। कंपोजिशन इट इंक्लूड्स ऑल थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है आपको कैबिनेट भी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी और डेप्यूटी मिनिस्टर भी, ये तीनों हम अभी पढ़ के आए हैं। कैबिनेट जो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंक्लूड करता है। मीटिंग्स इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस। समझ में, ये कोई वैसा साथ में नहीं बैठता है जिसको आपको एक मीटिंग बैठती है जैसे कैबिनेट की मीटिंग बैठती है तो उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बुलाया जाता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है स्पेशली इनवाइट करके भी बुलाया जाता है कभी कभी। इट मीट्स फ्रीक्वेंटली यूजली वंस अ वीक में एक बार मिल ही लेते हैं टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस। पावर इट इज वेस्टेड विद ऑल पावर इन थ्योरी के तौर पर सारी पावर दी गई है। इट एक्सरसाइज इन प्रैक्टिकल वे में जो होता है रियल सेंटर पावर कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट होती है जो कि सारी पावर को चलाती है। अब रोल इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट। कैबिनेट जो भी डिसीजन लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास आती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना। पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं वो सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स लेते हैं। आपका डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो आपने देखा भी होगा बहुत से फोटो बहुत ही वायरल होते हुए जहाँ पे पीएम मोदी के साथ बैठ के मिनिस्टर्स बात करते हैं, तो ये अभी कैबिनेट मीटिंग चल रही है, आपके डिसीजन लिए जा रहे हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेजा जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनली बाय बेसिस क्या है, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डील विद इन आर्टिकल 74 और 75। कैबिनेट वर्ड इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 352 के तहत और जिसको जो आया था किस अमेंडमेंट की वजह से, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड नहीं था, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि इनिशियली कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 352 के तहत इसको लाया गया है। आर्टिकल 352 में लाया गया है किसके तहत, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा को कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट एनफोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। ये एनफोर्स करती है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर आपके सेंटर में बैठी हुई है, जो आपके मेन जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे वहीं बैठे हैं, तो ये एनफोर्स करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति। पार्ट 8 द रोल ऑफ द कैबिनेट। रोल क्या है कैबिनेट का, तो कैबिनेट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जैसा भी मैंने बताया कि कोर होता है और मोस्ट पावरफुल बॉडी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके रोल क्या है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के सेंट्रल जो पार्ट होता है ना उसमें काम आता है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है कंट्री के अंदर वो कैबिनेट है। चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटर, चीफ जो फॉर्म पॉलिसीज वगैरह बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यही बनाते हैं। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे काम करती है। चीफ कोऑर्डिनेटर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। एडवाइजरी बॉडी है प्रेसिडेंट को जो कि एडवाइस करती है। चीफ क्राइसिस मैनेजर है ड्यूरिंग इमरजेंसीज। कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स के प्रति जो कंट्रोल रखता है वो भी यही यही अपॉइंटमेंट्स वगैरह करवाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। और सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यही करता है डिसाइड। कौन करता है, किसके बारे में बात हो रही है, द रोल ऑफ द कैबिनेट। डील्स विथ फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन की पॉलिसीज होती है उसके साथ भी कौन डील करता है, कैबिनेट मिनिस्टर। अब पॉलिटिकल थिंकर्स की बात कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है कैबिनेट को, सॉरी।
रामसाय म्यूर जो उन्होंने बोला है स्टीयरिंग व्हील है आपका शिप ऑफ द स्टेट, जो आपका शिप चल रही है उसकी स्टीयरिंग व्हील है कौन, कैबिनेट। लॉवेल ने बोला है इसको की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क। ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करना। फेमसली सेल्ड बोला ग्लासस्टोन ने बोला है कि सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व। ठीक है। कैबिनेट पोजीशन हैज बिकम सो स्ट्रांग दैट सम लाइक रामसेमुरी हैव एवर रेफर्ड टू इट एज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इस पावर को बोला गया है डिक्टेटरशिप, कैबिनेट की पूरी डिक्टेटरशिप, इसको इस तरीके से भी रेफर किया गया है, किसके द्वारा, राम से म्यूर के द्वारा। पार्ट नाइन जो की बात करता है किचन कैबिनेट, जो कि इनर कैबिनेट होती है। वाइल द कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ फॉर्मल सेंस, स्टिल स्मॉलर more informal body has become the real center of power. This is known as the inner cabinet, more popularly the kitchen cabinet. इनर कैबिनेट की बात की गई है, जो कि बताया गया है इसको ही किचन कैबिनेट बोला जाता है। इनफॉर्मल है, इसको कोई फॉर्मली वहां पे मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कंपोजिशन की बात करें तो इस इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और 2 से 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग होंगे जो कि वो रेफर करेंगे, जिसको वो कंप्लीट फेथ रखते हैं जिसके अंदर। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड आउटसाइडर लाइक फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को ही बुला सकते हैं, जिसके अंदर उनका पूरा कंप्लीट फेथ है। 2 से 4 मेंबर होते हैं इसके अंदर। रोल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे, क्रूशियल डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और हर प्राइम मिनिस्टर के पास ना अपना खुद का इनर कैबिनेट होते हैं, जिसमें वो अपने मेंबर्स, अपने फेथफुल मेंबर्स को रखते हैं। वो कोई भी हो सकता है। फेमस एग्जाम्पल, द टर्म किचन कैबिनेट बिकम particularly well known during the era of the Prime Minister Indira Gandhi when her inner circle was extremely powerful। एक इनर सर्कल की ही बात मानती थी वो कैबिनेट से ज्यादा। तो वही बात की जा रही है। मेरिट और डिमेरिट की बात की जाए तो मेरिट्स क्या क्या है इसके, इट इज अ स्मॉल यूनिट मेकिंग इट अ मोर एफिशिएंट एंड स्पीडी डिसीजन मेकिंग बॉडी देन अ लार्ज कैबिनेट। कैबिनेट में जितने मेंबर है, अब यहाँ 15-20 और यहाँ पे कितने हैं, 2 से 4 है, तो यहाँ जो डिसीजन होगी बहुत ही फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा। वो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है सिक्रेसी मेंटेन करने में। डिमेरिट भी है इसके, क्योंकि हर चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। नेगेटिव साइड की बात करें तो वो अथॉरिटी को और स्टेटस ऑफ कैबिनेट को रिड्यूस करती है, क्योंकि ये फिर अगर ये डिसीजन ले लग जाएंगे तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी यही बन जाएगी। इट कैन circumvent the legal process by allowing people from outside the government to play an influential role। अब आपने किसी को इलेक्ट करके भेजा है वो डिसीजन ले, या पीएम के जो जानने वाले हैं वो आके डिसीजन ले, तो आप खुद जानते हो किसका डिसीजन ज्यादा सही होगा कंट्री के लिए। वही बात की जा रही है। दिस फिनोमिना इज नॉट यूनिक टू इंडिया, सिमिलर इनफॉर्मल एडवाइजरी ग्रुप्स आर ऑल्सो पावरफुल इन कंट्रीज लाइक द यूएसए, और ब्रिटेन में भी ये चीजें फेमस है। अरे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन ले लिया लगता है, और ये बाय भी कह रहे हैं हमें, कितने अच्छे से बाय कह रहे हैं। So now we have officially completed the chapter, that is the Council of Minister, and I hope you all have cleared all the doubts in this chapter. If you have any single doubt, you can comment down your queries and I will love to solve your queries. Till then, watch this video again if you required so, or study this again from your book. And if you have any doubt, just highlight and comment down. We'll meet you very soon with the next chapter. Till then, stay motivated, stay hydrated, take care of your and your family's health. Signing off, Jai Hind.